हम 2025 के बोर्ड के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज यहाँ पर वीडियो को बनाया है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए अलग से वीडियो बना रखी हैं। और हम 2025 के ही क्वेश्चन पेपर अभी डिस्कस कर रहे हैं, 2024 के करेंगे, 2023 के भी करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये पार्ट टू है। इससे पहले मैं पार्ट वन अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने 2025 में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस किए थे। तो आप जाकर उसको देख सकते हो। और मेरे पीपीटी वगैरह या पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं आपको। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था हमारा। तो देखिए, ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन था, एमसीक्यू की फॉर्म में था। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड था। तो अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देखो, यहाँ पर उसने एक नंबर का क्वेश्चन था, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स 7 and 1/7। तो आपको ये बताना है इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमने जो पॉलिनोमियल आपने पढ़े हैं, तो पॉलिनोमियल के अंदर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो उसकी जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दें, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो फिर ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको ये पॉलिनोमियल को बता रहा हूँ। देखिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाया गया एनसीईआरटी के अंदर, तो आपके टीचरों ने आपको ये नहीं बताया होगा कि जब दो रूट्स गिवन हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाती है। हाँ, पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ाया है आपको। पॉलिनोमियल के अंदर जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का, तो आपको ये बताया गया था कि हमारे पास अगर मान लो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरोज है, वहां पर जीरोज बोलते थे, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो हमको ये सिखाया गया था कि जो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू द माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एक ये हमको बताया गया था कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है? एक ये था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो ठीक है, ये भी मतलब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। अब एक और चीज सिखाई गई थी, जब हमको अल्फा और बीटा गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता था, तो हम इसका यूज करते थे, एक्स स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, और फिर एक्स लगाते थे, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर सम ऑफ जीरोज को हम यहाँ पर ये कंसिडर कर लें कि हमारे जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तब हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखो, क्वेश्चन इसी पर है, अगर मैं इसको सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और मैंने पी एक्स लिखा है, लेकिन जब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यूज करूंगा, तब मैं ऐसा बनाऊंगा अपना इक्वेशन। जब मेरे पास दो, देखो, जब भी हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसमें जीरोस शब्द का यूज करते हैं, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशन पढ़ते हैं, तो वहां पर हम बोलते हैं उनको कि वे उसके रूट्स होंगे। तो जब हमारे पास, अब ये क्वाड देखो, अगर मान लो आपके पास आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाना चाहते हो पॉलिनोमियल, तो आप इसका यूज करोगे। लेकिन अगर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तब क्या करते हैं? तब हम करते हैं सम ऑफ जीरोस। सेम फॉर्मूला है, बस इक्वल लिखकर करते हैं, सम ऑफ जीरोस, यहाँ एक्स लगाएंगे, प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इक्वल टू जीरो। बस ये डिफरेंस है। पॉलिनोम देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हम जीरो के इक्वल नहीं करते, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं, तो उसको जब भी पॉलिनोमियल बनाना होता है, हमारे पास दो जीरोस गिवन है, तो हम उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ, ये अगर आपके पास दो जो अल्फा और बीटा ये रूट्स हैं,
किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तब आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो। तो बस हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और वो बनाएंगे। तो ये आपको, ये जो है एनसीईआरटी में, मतलब जो अच्छे टीचर होते हैं वो पढ़ा देते हैं। देखो एक जो एनसीईआरटी है ना, वो एक हैंडबुक है। हैंडबुक का मतलब समझते हो आप? हैंडबुक का मतलब होता है जिसमें थोड़ा सिलेबस लिखा हुआ हो, और थोड़ा सा जैसे स्कूल में हैंडबुक मिलती है, कब आपका एग्जाम होगा, कौन सी डेट को होगा, कब कौन सा लेक्चर होगा, सिलेबस क्या होगा, थोड़ा सा उसमें बता दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए अलग से मटेरियल की जरूरत है। ऐसी एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी में बता रखा है, टॉपिक दे रखे हैं थोड़े थोड़े। तो वो एक्चुअली जो जिनके पास बेसिक मैथमेटिक्स होता है उनके लिए वो बुक अच्छी है, लेकिन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए आपको बाहर से मतलब कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो, आपका जो भी है, या आपके जो सर या मैडम पढ़ा रही होंगी उन उनसे, और पिछले साल के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना। ये आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपका अच्छा स्कोर करने में। तो हम इसी का यूज करेंगे और अपना जो क्वाड्रेटिक, ये पीछे वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो रूट्स दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको अल्फा दे देता हूँ। ठीक है, 7 को अल्फा दे देता हूँ। ये जो 7 है, मैं ये लेट कर लेता हूँ कि भाई 7 जो है यहाँ पर अल्फा है, इसको अल्फा दे देता हूँ। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए मुझको देर लगेगी, और इसको मैं दे देता हूँ बीटा। ठीक है, 1/7। तो अब देखिए क्या, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का सम ऑफ, यहाँ पर हम इसको रूट्स बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स, एक्स लगाते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। आप समझ रहे हो, वहां पर जब पॉलिनोमियल बनाते थे तो वहां पर जीरो के इक्वल लिखकर नहीं चलते थे, लेकिन यहाँ पर जीरो को जीरो के इक्वल करके चलते हैं। अब देखो, सम ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/7, एक्स लगाओ, प्लस अल्फा की वैल्यू लिखो 7, बीटा की वैल्यू लिखो 1/7 इक्वल टू जीरो। 7 से 7 कट गया, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आप जो है एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा 7, एलसीएम आ गया, और यहाँ पर लिख दो 49 + 1, और बाहर एक्स है तो एक्स लगा दो, और इधर ये 7 से 7 कैंसिल, कितना रह जाएगा यहाँ पर 1। अब देखिए हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया 49 + 1, तो कितना हो जाएगा 50 और +1। अब देखिए हमने सॉल्व करा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लेकिन अभी तो ऐसा तो कोई इक्वेशन लिखा हुआ ही नहीं ऑप्शन में, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से ऐसे कोई भी जो है इक्वेशन नहीं लिख रखी। तो देखो वो जब भी आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो ज्यादातर वो एलसीएम लिखकर यहाँ पर चीजों को लिखता है। जैसे देखिए मैं अब यहाँ पर सब जगह 7 जो एलसीएम लेने के लिए जा रहा हूँ, तो एलसीएम आ जाएगा 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7x² माइनस 50x और प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये जो नीचे 7 बचा इसको 0 में भेज दो, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, 7x² माइनस 50x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो आपका आंसर इस आंसर के साथ में कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 7x² माइनस 50 और प्लस 7, तो देखो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा, ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और एक नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखो एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे नहीं है आप तुक्केबाजी मार कर कुछ भी करते भी रहो। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहला हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसको डिकोड करेंगे कि क्या बोला गया है। देखो यहाँ पर बोला गया सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स हैं, उनके एरियाज को सम करके 52 के इक्वल कर दिया गया है। एक यहाँ से कंडीशन निकलेगी। फिर बोला गया एंड डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर्स इज 8, और उनके जो पेरीमीटर्स का डिफरेंस है वो कितना है 4 है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, तो हमको दोनों जो स्क्वायर हैं उनकी साइड्स बतानी है। तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर लेट यहाँ पर बना लिया है, और इसकी जो साइड है ये एक्स है, एक्स सेंटीमीटर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, सब जगह एक्स सेंटीमीटर है ये। ठीक है, ये एक्स सेंटीमीटर इसकी साइड है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती हैं। एक और दूसरा स्क्वायर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर दूसरा स्क्वायर बना लिया, और दूसरे स्क्वायर की जो साइड है उसको मैं 22 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो ये भी 22 सेंटीमीटर, ये भी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले यही करना है। तो लेट कर लिया हमने, यहाँ पर लेट कर लो, आप बनाओगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम को भी पता रहेगा। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर
बी x सेंटीमीटर एंड साइड। देखो, ये डायग्राम बनाने से बहुत ही अच्छा होता है। अगर कहीं थ्योरी में अगर आपको थ्योरी नहीं लिखी जा रही है कहीं, डायग्राम जो है उसको मैनेज कर लेता है। एंड साइड ऑफ सेकंड सेकंड स्क्वायर भी y सेंटीमीटर। और हम ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। ये हमने मान लेते हैं कि यहाँ पर जो x है ये बड़ा है y से, मतलब x बड़ा है y से, तो इसका मतलब ये पहला वाला स्क्वायर बड़ा होगा। अब क्या बोला है उसने? सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। पहले पहले वाले अगर आप पहले वाले का एरिया निकालोगे तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर कितना आ जाएगा? यहाँ पर लिखो, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। तो ये, और एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का मैंने एरिया निकाल दिया। अब वो कह रहा है कि इन दोनों एरिया का सम कितना है? दोनों एरिया के सम को आपको किसके इक्वल करना है? दोनों एरिया के सम को आपको इक्वल करना है। तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। ठीक है, एक इक्वेशन दे दो। उसने बोला ना सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 52। दोनों का एरिया निकालो, दोनों के एरिया के स्क्वायर करो और दोनों का एरिया निकालो, और दोनों का जो एरिया आएगा उसको 52 के इक्वल कर देना। ये यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, यानी मतलब कंडीशन ये। अब वो कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर्स। तो देखो, पहला वाला जो स्क्वायर है, पहले वाले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ जाएगा? पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 4 मल्टीप्लाई, मतलब सभी साइड को प्लस कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, पेरी पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो पहले वाले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 4x। भाई x प्लस 4 बार करोगे तो 4x आ जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सेकंड स्क्वायर। जो दूसरा स्क्वायर है उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4y। अब बोला है इनका डिफरेंस, तो जैसे मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है कि x बड़ा है, तो इसलिए मैं 4x माइनस 4y लिखूंगा। तो कितना आ जाएगा? 4x माइनस 4y इक्वल टू, और किसके इक्वल करना है? 8। अब यहाँ से मैं 4 बाहर ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 8। और इससे कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 2 टाइम्स चला गया, तो ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? y को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, y यहाँ माइनस का इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। तो देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज देखना। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई दैट, इसका मतलब ये होता है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने ऊपर छोड़ा था, मैं उसमें कुछ करना चाहता हूँ। तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। अब मैं यहाँ पर x की जगह 2 प्लस वाई रखने के लिए जा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 2 प्लस वाई, और इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। अब हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा? आपको सीक्वेंस से लिखना है, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी होती है, तो मैं यहाँ पर इसलिए ये लाइन लाइन खींच खींच कर करता हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, मुझे बार बार अगले वाले पेज पर जाना पड़ेगा, तो आ, पीछे आना आगे जाना वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करने जा रहा हूँ। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, वाई का स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर, और 2ab का मतलब क्या हो गया? 4y, और इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। अब देखो, ये एक वाई स्क्वायर ये लिखा, एक वाई स्क्वायर लिखा, तो कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर, और प्लस का 4y प्लस का 4। ये जो 52 है, मैं इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड ये माइनस का हो जाएगा। तो अब देखो कितना बचा यहाँ पर? 2y
2y² प्लस 4y। अब देखो 52 में से 4 माइनस करो तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। और क्योंकि 52 माइनस का है, बड़ा है, तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। प्लस माइनस मत किया करोगे यहाँ पर, वो मैडम ने सिखा रखा है यहाँ पर सर ने, प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होता है वो। यहाँ पर जनरली जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो बड़े में से हम छोटे नंबर को माइनस करके लिखते हैं और साइन वो लगाते हैं जो बड़ा होता है। जो बड़ा नंबर हो उसके आगे जो साइन लगाओ, जैसे 52 कितना है, देखो करेंगे क्या है, यहाँ पर 4 है, 4 प्लस का है, और ये 52 क्या है, माइनस का है। तो 52 में से 4 माइनस करो तो 48 बचा, और इसके आगे साइन वो लगाओ जो जो इनमें से बड़ा है नंबर। तो नंबर कौन सा बड़ा है, 52, 52 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर ये लगाएंगे। अब यहाँ 2 बाहर निकाल लो। देखो 2 आप जो है कॉमन को बाहर निकाला करो, क्योंकि ये जो कॉमन फैक्टर होता है ये कैलकुलेशन बहुत बढ़ा देता है। तो 2 सभी में से बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, y² प्लस 2y, और यहाँ पर 24 इक्वल टू 0। ये जो 2 बचा इसको हम उधर 0 में भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा, y², ठीक है, y² प्लस 2y माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर इसको एक्सप्रेस, ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बना y² प्लस 2y, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था y² प्लस 2y और माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो एक बार हम मैच कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं हुआ, तो बिल्कुल ठीक लिखा है हमने, y² प्लस 2y और माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं, क्या बोलेंगे कि भाई मल्टीप्लाई करके दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 24 आ जाए, और ये जो 24 के आगे जो साइन देख रहे हो आप, ये क्या है, माइनस का। तो आप क्या बोलोगे, माइनस करके कितना आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए हमारा, यानी ए में से बी माइनस करो और कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे कोई से हैं, हाँ है दो नंबर, 6 6 और 4। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा, और 6 में से आपने 4 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 2। तो मैं यहीं पर ये यही यूज कर लेता हूँ। तो ऐसे लिखते हैं, 6 माइनस 4, ब्रैकेट के बाहर मैंने y लिखा, और माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ सर देखो, अभी तो नहीं, अभी मैं ये ब्रैकेट हटा लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 6y माइनस का 4y और माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब पेयरिंग कर लेता हूँ मैं दो दो की यहाँ पर, तो y बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, y² में से y निकालूंगा तो y रह जाएगा, और यहाँ पर प्लस 6। अब यहाँ से मैं माइनस का 4 बाहर निकालता हूँ, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0। और ये दोनों एक जैसे हो गए ब्रैकेट में, इसका मतलब हमने अपनी वर्किंग जो है ठीक की है। तो इनको जो दो ब्रैकेट में बने, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, और जो रिमेनिंग चीज बची, रिमेनिंग क्या बचा है यहाँ पर, बाई बचा एक तो, और क्या बचा, माइनस का 4, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो ये हमने जो है यहाँ पर देखा। अब मैं इनको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। और अब देखो यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ से वाई की दो वैल्यू निकालनी है। तो केस नंबर 1 में हम क्या काम करेंगे, केस नंबर 1 में एक बार तो y प्लस 6 को 0 के इक्वल करना है, और यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है माइनस का 6। अब देखो y क्या था, y इज द साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर, और ये माइनस में आ रही, तो इसका मतलब y कभी भी, वो साइड कभी माइनस में नहीं आती है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग। क्योंकि कभी भी जो साइड होती है वो माइनस में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि माइनस के 10 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर, या तो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, किलोमीटर, ऐसा कुछ आती है। केस नंबर सेकंड, इसका मतलब हो गया हम इस वैल्यू को यूज नहीं करेंगे, जो एक्स वाई इक्वल टू माइनस 6 निकली, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। केस नंबर सेकंड में हम क्या काम करेंगे, y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो ये 4 आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास जो, देखो अब हमारे पास साइड निकल गई, किसकी साइड निकल गई, सेकंड स्क्वायर की। तो सेकंड स्क्वायर कितना है, सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी है, 4। अब फर्स्ट स्क्वायर की साइड और निकालनी है हमको। उसने पूछा था ना कि भाई आप फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द टू साइड्स। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, x इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 देखो, x ये वाला यहाँ पर, ये x इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या क्या थी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 थी x इक्वल टू वाई प्लस 2, ये मेरे पास थी। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख देता हूँ, ये जो निकाली मैंने, तो y की वैल्यू जब मैं रखूंगा 4, देखो ये नहीं रखनी क्योंकि साइड माइनस बनी होती है, इसलिए हमको इग्नोर कर दिया है इसको।
तो कितना आ जाएगा 4+2 दैट इज द कितना आ गया 6। अब आप कहोगे तो दोनों सेम आ गए, ये भी यही। देखो भले से ही ये माइनस का हो लेकिन आपको इसको इग्नोर करना है, ये यहाँ पर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है इसके जैसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो फर्स्ट स्क्वायर था उसकी साइड 6 सेंटीमीटर की आ गई, और जो सेकंड स्क्वायर का उसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर की आ गई। तो इसी स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और मुझे लगा मैंने शायद मार्क्स नहीं लिखा है इस पर, कितने का था, 6 नंबर का शायद, मुझे जहाँ तक लगता है ये आया था। अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, अब यहाँ पर समझ लो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि फाइंड टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रेवल एन अपवर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर वो was 2 and 1/2 hours more than the time taken in the downward returns। तो समझ लो क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि भाई इसको ना अपवर्ड डाउनवर्ड जाना है, हो सकता है ढलान हो या कुछ भी हो, कुछ भी मान लेते हैं हम। तो ये क्या है, ये ए है और ये बी है। अब ये पर्सन कभी ऊपर जाता है, अपवर्ड जा रहा है, और फिर नीचे आ जाता है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो मतलब ये कुछ इसका ऐसा सिस्टम है। तो हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड की जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, 150 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक की। तो हम यहाँ पर उसकी अपवर्ड स्पीड, सॉरी अपवर्ड, उसमें क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड। हाँ, अपवर्ड स्पीड को हम लेट कर लेते हैं, लेट अप अपवर्ड स्पीड का मतलब जो ऊपर की ओर स्पीड जा रही है उसको। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको पहले आपको डिकोड करना चाहिए क्वेश्चन को। ये ज्यादातर क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। अपवर्ड स्पीड हमने ये लेट कर ली इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सारा पर आवर में दे रखा है। फिर डाउनवर्ड स्पीड को हम इसकी लेट कर लेते हैं। डाउनवर्ड स्पीड इसकी कितनी है, उसको हम क्या ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं वाई प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड इफ द, चलो ठीक है, पहले अभी हम ये ले लेते, इसी से करते हैं हम पहले। तो फिर हम स्पीड ले सकते थे लेकिन छोड़ो उसको। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड यहाँ पर कितनी है, स्पीड हमने एक्स लेट की है। ये कौन सा सिनेरियो, हम ये कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, जब वो अपवर्ड जा रहा है नीचे से। देखो यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, उसको 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो हमने जब नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, उसकी अपवर्ड जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर ली है। तो मैंने स्पीड की जगह x लिख दिया, डिस्टेंस की जगह मैं कितना लिखूंगा, क्योंकि वो 150 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है। और टाइम की जगह मैं यहाँ पर t1 लिख लेता हूँ। आप छोटा वाला टी, बड़ा वाला टी, जैसा आप चाहो वैसा ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में टी वन निकालना है आपको। तो टी वन निकालना है आपने, और ये जो एक्स है देखो, टी वन की जगह एक्स हो जाएगा और एक्स की जगह टी, तो ट्रांसपोज एक टाइप का कर दिया हमने। तो इस क्वेश्चन नंबर इसको हम 1 दे देते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं हम। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 उसने बोला है, ये तो जब नीचे से ऊपर गया अपवर्ड स्पीड के लिए, तो अब डाउनवर्ड स्पीड उसकी कितनी है, डाउनवर्ड स्पीड के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इफ ही रिटर्न, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जरूरी नहीं कि आपको शुरू में सब कुछ दे दे वो, ये आपको डिकोड करने पड़ते हैं क्वेश्चनों को। और हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन लास्ट में लिखी हुई है, जैसे क्वेश्चन में, इफ ही रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन वाइल गोइंग अप। वो ये कह रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज भी मुश्किल इस टाइप के हो जाती है, कि जब वो ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने में उसकी जितनी भी स्पीड थी, नीचे आने में उसकी स्पीड ऊपर जाने की स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। मतलब समझो, ऐसी एक एग्जांपल, अगर मान लो वो ऊपर 50 किलोमीटर किलोमीटर पर के रेट से जा रहा है, तो नीचे जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 10 यानी 60 किलोमीटर हो जाएगी। तो मतलब ऊपर जाने की स्पीड जितनी होगी, नीचे आने की स्पीड उसकी 10 और 10 जो है, और 10 ज्यादा होगी। ठीक है, 10 किलोमीटर। तो हम उसकी डाउनवर्ड स्पीड, यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड स्पीड। तो डाउनवर्ड, ये बोला हुआ इसने डाउनवर्ड, रिटर्न का मतलब क्या हो गया, नीचे आने की स्पीड। तो डाउनवर्ड स्पीड।
तो डाउनवर्ड स्पीड इसकी कितनी है, जितनी भी उसकी अपवर्ड स्पीड थी उस 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पर आवर ज़्यादा है। अब फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाओ, तो स्पीड, देखो डिस्टेंस सेम ही है, पहले ए टू बी गया 150 किलोमीटर, नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से 150 किलोमीटर आ रहा है नीचे की ओर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड कितनी है, देखो स्पीड की जो वैल्यू है वो कितनी है, x प्लस 10, और डिस्टेंस डिस्टेंस सेम है, टाइम कितना ले लेते हैं यहाँ पर t2, t2 की वैल्यू निकालो यहाँ पर, तो t2 का नाम होता है, सॉरी टी टू का नाम नहीं, मतलब टी टू की वैल्यू कितनी होती है, T2 इक्वल टू, आप छोटा टी बाय बड़ा टी जैसा आप बनाना चाहो बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 10, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखो यहाँ तक आपने क्वेश्चन को खींच दिया, ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर मतलब मेन चीज आपको समझ में आया या नहीं आया, पहले तो यही बहुत मैटर करता है कि इतना ही आ गया, लेकिन अब आगे सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपने क्वेश्चन को ठीक से रीड करा है और जो पढ़ा, जो मतलब रीड किया है वो समझ में आया नहीं आया। अब जरा इसको समझो, ये T1 जो टाइम है कौन सा है, ये T1 टाइम वो है जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये वो टाइम है। और ये टी टू टाइम कौन सा है, ये टी टू टाइम वो टाइम है जब बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर आया, यानी ऊपर से नीचे की ओर आया। तो अब ये कह रहा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रेवल अपवर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर वाज 2 and 1/2 मोर आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन डाउनवर्ड। ये कह रहा है कि उसको ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, नीचे आने में कम टाइम लग रहा है, तो ऊपर जाने में टाइम ज्यादा लग रहा है। ऊपर जाने में टाइम कितना लग रहा था, हमने बोला था T1, तो हम क्या काम करेंगे, ऊपर जाने में उसका टाइम T1 माइनस, और नीचे आने में उसको कम टाइम लग रहा है, नीचे आने में इतना टाइम, तो हम लिखेंगे T2 इक्वल टू कितना करना है, 2 and 1/2। ये मेन चीज है, जिसको ये समझ में आ गया वो कर लेगा, जिसको नहीं है वो या तो यहाँ तक घसीटेगा क्वेश्चन को, या तो फिर यहीं पर छोड़ देगा। तो ये मेन चीज है, आपको समझना पड़ेगा किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, किसमें, ऐसा नहीं कि T1 में टाइम हमेशा ही ज्यादा लगता है, T2 में भी लग सकता है, तो किसी में भी टाइम ज्यादा या कम लग सकता है। फिर से पढ़ लो, टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रेवल अपवर्ड, जो उसको ऊपर की ओर जाने में जो टाइम लग रहा है वो 2 and 1/2 आवर्स मोर देन, वो ज्यादा लग रहा है, किससे ज्यादा लग रहा है, टाइम टेकन इन डाउनवर्ड रिटर्न जर्नी। तो जितना नीचे आने में उसको टाइम लग रहा है उससे मतलब 2.5 घंटे टाइम जो है, 2.5 घंटे ही हो गया है, 2 घंटे 30 मिनट ऊपर जाने में टाइम लग रहा है, तो समझ रहे हो आप? तो ये ऐसा क्वेश्चन है, तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, इसको T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू हमारे पास ये है, T1 की वैल्यू कितनी है, 150, मैं नेक्स्ट पेज पर इसको लिखूंगा अभी, बस यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ। और T1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सॉरी T2 की वैल्यू कितनी है, 150 अपॉन x प्लस 10, और इसको मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कर लो तो कितना आ जाएगा, 5 टू 2 और एक 5, यानी 5/2 आ गया। अब ये मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो क्या है हमारे पास है 150 अपॉन एक्स, यहाँ माइनस लगा हुआ है 150, और नीचे लिखा हुआ है x प्लस 10 और 5/2, यही हमारे पास जो है हमारा एक्सप्रेशन। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि गलत हो गया तो फिर 150 माइनस 150/x, ठीक है। ठीक है, तो आप भी जो है एग्जाम में आपको चेक करना है, देखो एग्जाम में होता है क्या, 3 घंटे का टाइम होता है, तो प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, तो ऐसा नहीं कि आपको जाकर मतलब एक, आपको थोड़ा सा हो सकता है गलत हो जाए। तो अब देखो आपको करना क्या है, ऊपर से 150 एक साइड ले लो, ठीक है, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा देगा, तो कितना बचा, देखो हमेशा ना क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली किया करो। स्मार्ट, अब आप कहोगे स्मार्ट कैसे बना जाए, स्मार्ट हार्ड वर्किंग से बना जाता है। कुछ लोग कहते हैं हार्ड वर्किंग करना चाहिए स्मार्ट वर्क, अरे भैया हार्ड वर्किंग पहले करोगे जब भी तो स्मार्ट वर्क आता है, ऐसा थोड़ी होता है कि स्मार्ट वर्क पहले आ गया, स्मार्ट वर्क तो बाद की बात होती है। पहले हार्ड वर्किंग करो, फिर सीखो उसको, फिर स्मार्ट बनो। अब मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10 x प्लस 10, इसकी यहाँ पर भेज दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आ जाएगा, और ये जो x था इसको इधर भेज दो, और ये 5/2 इसको ऐसे, ठीक है, देखो इस, तो ये कैंसिल, और 5 की टेबल में ये और 5 की टेबल में वन जा, मतलब ऐसा कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना गया, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर कितना आ गया 30, और ऊपर कितना बचा
10 और नीचे कितना बचा, x और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 10 और यहाँ पर बचा 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ बचा। अब आपको करना क्या है, इनके ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 300 और नीचे नीचे x की यहाँ पर x में करोगे एक्स स्क्वायर और इस x की 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा 10x इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 300 में और इसकी 1 में 1 से करो तो ये आ जाएगा 600। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो ये आ जाएगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, 600 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो इधर 0 रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 600 इक्वल तो, चलो ये मैंने इधर लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा है मैं ठीक ठाक से लिख देता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही लिखो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं 0 को इधर ले आया। अब देखो, अगर आपने यहाँ से देखो क्वेश्चन 5 नंबर का था ये, इसको हल्के में मत लेना, आ रहा है कई बार रिपीट हो रहा है ये, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन आ रहा है रिपीट हो रहा है। देखो अब आपको करना क्या है कि दो नंबर ऐसे लाओ, दो नंबर ऐसे लाओ जिनके मल्टीप्लाई करने से तो 600 आ जाए और जिसके दो नंबर एक माइनस करने से कितना आ जाए 10 आ जाए। ये जो 600 के आगे माइनस लगा हुआ है हम बोलेंगे माइनस करके, क्योंकि इस वाले साइन से नहीं चेक करते, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है। ये जो कांस्टेंट लिखा रहता है, कांस्टेंट के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है उसी से हम चेक करते हैं प्लस या माइनस। तो दो नंबर ऐसे कौन से हैं, देखो ये नंबर बड़े मुश्किल होते हैं, अगर आपको छोटे छोटे नंबर याद हैं तो ठीक है, तो फिर मिले कहाँ से ये नंबर, मैं आपको यहाँ पर सब बता देता हूँ। ये जो 600 है ना, इसके फैक्टर कर लो, इसी यही देता है। तो इसको 600 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो और इसको कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई मैं बता रहा हूँ आपको मतलब कैसे कर सकते हो आप ये, ये तो अगर इसको एक साथ और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास दो नंबर मिल जाएंगे। 20 और 30 को मल्टीप्लाई करोगे 600 मिल जाएगा और 30 माइनस 20 तो 10 मिल जाएगा, तो हमारे पास दो नंबर मिल गए। तो देखो ये जो नंबर होते हैं ना, ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वरना आप यहीं पर क्वेश्चन छोड़ दोगे या फिर क्वेश्चन करोगे अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो तुक्केबाजी में गलत कर दोगे। तो इसीलिए क्वेश्चन देखो, मैं ऐसा नहीं होता कि मतलब बिल्कुल ही आप मतलब प्रैक्टिस ना करके जाओ, आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं हम 30 - 20, क्योंकि दो नंबर हमको मिल चुके हैं और इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा, भाई छोटे छोटे स्टेप आपको इसलिए करके दिखाता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, मेरा काम समझाने का है। ऐसा नहीं कि मैं तूफान का देवता बन जाऊँ, तूफान का देवता तो आपको बनना चाहिए एग्जाम टाइम पर, क्योंकि अगर जब तक आप तूफान के देवता नहीं बनोगे तब तक आपका पेपर पूरा नहीं सॉल्व होगा, रह जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पर बहुत तेज हाथ चलाना है, तूफान का देवता करने का मतलब यही होता है कि आपको वहाँ पर बहुत तेज हाथ चलाना है। और हाथ चलाने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर बिल्कुल एकदम गोबर कर दो, एकदम एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ जाएंगी, तो एक बार मैं x प्लस 30 को 0 के इक्वल करता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30। और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड तो स्पीड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, तो स्पीड तो कभी माइनस में होती नहीं है, तो नेग्लेक्टिंग कर देंगे इसको, इस वैल्यू को। अब क्या बचा, दूसरा ऑप्शन लेंगे, x - 20 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। यही तो है आंसर हमारा, यही तो पूछ रहा था वो कि भाई फाइंड द स्पीड ऑफ द, देखो फाइंड द स्पीड्स, वैसे एस लगा हुआ है, फाइंड द स्पीड्स इन ईच डायरेक्शन, ऊपर जाने में और नीचे जाने में कितनी स्पीड्स लगी, तो हम जो है स्पीड निकाल लेते हैं। तो अपवर्ड स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, अपवर्ड स्पीड। तो आप नीचे भी लिख सकते हो, आपकी जैसे पेज है मैं सॉरी, अपवर्ड, अप अपवर्ड स्पीड। तो अपवर्ड स्पीड ली थी उसने x किलोमीटर पर आवर और x की वैल्यू कितनी निकाली 20, ये नहीं लेनी है आपको, ये नेग्लेक्ट कर दी हमने -30 को। तो कितना आ जाएगी अपवर्ड स्पीड आ जाएगी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। डाउनवर्ड भी निकाली क्योंकि स्पीड बोला है उसने, तो डाउनवर्ड स्पीड कितनी थी x प्लस 10। तो यहाँ पर वैल्यू रखो x की वैल्यू है 20, तो कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर।
तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, मैंने मार्क्स तो नहीं करा लेकिन मेरे को अच्छे से याद है 5 नंबर का क्वेश्चन ही आया था। ठीक है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन देख लो आप कैसे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हवा में ही बात हो रही है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट आर, हुज सम, हुज सम, मतलब समझो इसको, गलत मत कर देना। देखो मैंने आपको पहले तो ये कह रहा है कि भाई सम जो है मतलब दो रूट्स का सम, सम ऑफ जीरोज, अरे जीरोज की जगह आप रूट्स लगा दो, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है यहाँ पर, सम ऑफ रूट्स अगर मैं दो रूट्स को अल्फा बीटा मान लूं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए। और प्रोडक्ट्स ऑफ, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 1/। अब मुझको जब भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला एक, ये अच्छे से याद होना चाहिए वरना 1 नंबर गवा दोगे आप अपना। सम ऑफ रूट्स, तो अगर देखो जीरोज भी लिख दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, ऐसा नहीं कि तुम्हारे मार्क्स काट देगा वो। गलती से भी लिखा गया है यहाँ पर रूट्स की जगह, क्योंकि जीरो लिख दिया आपने, मार्क्स नहीं काटेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो, आप समझ रहे हो। मैं जब पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था तो पॉलिनोमियल में मैंने जीरो के इक्वल नहीं कराया था, लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पॉलिनोमियल को अगर आप जीरो के इक्वल कर देते हो तो फिर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मत लिखो एक दोनों में से कोई सा एक लिख लो, मैं ये बार बार आपको जैसे बोल रहा हूँ कि समझाने के बेसिस से कराता हूँ। अब उसने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट्स, ये अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/a। अब आप कहोगे तो ये तो आंसर आ ही नहीं रहा है। जैसे मैंने कहा है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होता है वो जितना भी देखा गया है वो इसमें छोड़ता ही नहीं है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, जो नीचे होता है पूरा ए, तो ए एलसीएम आ जाएगा। अब इस ए की इसमें एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस, और इस ए की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस है यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ। तो माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और इक्वल टू जीरो, ये जो ए है इसको जीरो में भेज दो तो कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस 1 इक्वल टू जीरो। देखो कौन सा ऑप्शन है, ए एक्स स्क्वायर, देखो ये वाला ऑप्शन, कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। और देखो आपको मतलब बच्चे पढ़ते नहीं, पता नहीं क्यों क्या हो गया है बच्चों को आजकल, पढ़ते ही नहीं है, गेम में लगे रहते हैं, हर टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए। आजकल तो डिजिटल पेरेंटिंग का जमाना आ गया है। वो पेरेंट्स भागते हैं, पेरेंट्स में खुद मोबाइल पर लगे रहते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देते, वो पढ़ते नहीं है बच्चे। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर था। और जितने भी, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, पीपीटी शायद मैंने कुछ लेक्चरों की अभी अपलोड नहीं करी है, तो मैं जो है कुछ लेक्चरों की पीपीटी या पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हो। नीचे आप आपका कोई क्वेश्चन है पोस्ट कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।